मेरे प्यारे दोस्तों, आइडिया के फ्री एजुकेशन सेल में पुनः आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि हम अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो निश्चित बात है कि कुछ न कुछ खास बात है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइंस एक्ट। तो ये माइंस एक्ट को दोस्त अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे में सारे रूल्स रेगुलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, टेम्परेरी रेगुलेशन, जो भी चीज़ हैं ये सारे इसके नीचे आते हैं। और माइंस एक्ट जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 246 के अनुसार बना हुआ है और सारे माइंस एक्ट के नीचे आते हैं। तो इस वजह से इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निकली तौर पर हम अगर समझें कि ये वास्तव में अम्ब्रेला एक्ट कैसे है और हर हालत में जब कोई समस्या पैदा होगी, कोई विवाद होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो उस समय माइंस एक्ट के पास सबको पहुंचना पड़ेगा कि आखिर माइंस एक्ट क्या कहता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं आपको कि एकदम पूरी गंभीरता के साथ सुनिए कि कोल माइंस रेगुलेशन में यह लिखा हो, मान लीजिए कि यह लिखा हो कि जब वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग दो तरह से होता है, क्या तो मेन का वाइंडिंग होता है या मटेरियल का वाइंडिंग होता है। तो अगर रेगुलेशन में अगर यह लिखा हो कि जब मेन वाइंडिंग हो और उस समय यदि एक्सीडेंट हो और आदमी फेटल हो या उसको सीरियस बॉडी इंजरी हो, तो उसका जो है नोटिस डीजीएमएस को देना है, ये रेगुलेशन में लिखा हो। और माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 23 में लिखा हो कि माइन वाइंडिंग हो चाहे मटेरियल वाइंडिंग हो, लेकिन रस्सा यदि ब्रेकेज होता है, सस्पेंशन गियर टूटता है, डैमेज हो, चाहे मेन में हो और चाहे मटेरियल में हो, दोनों स्थिति में डीजीएमएस को नोटिस देना होगा। तो इस समय कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है रेगुलेशन का, एक्ट का, तो निश्चित रूप से आप ये बताइए कि कौन सा हमको फॉलो करना है। तो क्योंकि ये माइंस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं, ये प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है, ये मुख्य वैधानिक नियम है, तो निश्चित रूप से हमको माइंस एक्ट 1952 को फॉलो करना होगा, चाहे मटेरियल वाइंडिंग हो या चाहे मेन वाइंडिंग हो। चाहे रस्सा ब्रेकेज हुआ है तो निश्चित रूप से हमको नोटिस देनी होगी डीजीएमएस को। तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये जो है अम्ब्रेला एक्ट है और अम्ब्रेला एक्ट को आपको फॉलो करना होगा। आगे अब मैं माइंस एक्ट को, चूँकि समय को के नजाकत को देखते हुए, इस वक्त के मार्मिकता को देखते हुए, कम समय में आज मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं चैप्टर को टच करूँ आपके माइंस एक्ट में, आप प्रॉपरली आप समझ सकें इसको। और इसके लिए मैं आपको अभी 5 क्वेश्चंस देंगे, जिसका आंसर हम आगे जो पढ़ाएंगे तो उसमें उसका आंसर उपलब्ध रहेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे चैप्टर को हमें टच करना है। तो मेरा जो 5 सवाल है वो आप ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल है कि मटेरियल वाइंडिंग के केस में रस्सा टूट जाता है तो क्या डीजीएमएस को नोटिस देना है या नहीं देना है। आप यूँ समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे निश्चित रूप से, और उस हक में आपको चुनना है। दूसरा क्वेश्चन है, माइंस में किसी मशीन के असेंबलिंग करने के दौरान कोई भारी सामान एक वर्कर के सर पे गिर गया और उसका सर फट गया और उसमें 7 टाँका लगे हैं, तो बताइए इस केस को सीरियस बॉडी इंजरी मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्रैच में 3 दिन से दूध नहीं आ रहा है, मैनेजर को रिपोर्टिंग हुआ है, फिर भी व्यवस्था नहीं हो पाया है। डीजीएमएस के इंस्पेक्शन में यह पाया गया कि 3 दिन से दूध नहीं मिला है, तो क्या मैनेजर के खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा। सीएमडी साहब के इंस्ट्रक्शन से काम करने पर माइंस में हादसा हो गया और 10 व्यक्ति से अधिक के जान चला गया उनके इंस्ट्रक्शन के थोड़ा ही देर के बाद, तो क्या उनके ऊपर किस स्टैट्यूट के तहत कार्रवाई होगा, या कार्रवाई होगा या उनके ऊपर नहीं होगा। एक सीएमडी, ओनर, एजेंट, मैनेजर, तीनों में से कोई नहीं है, तो आखिर ये इनके आदेश का पालन कैसे होता है और किस स्टैट्यूट के तहत उनके ऊपर एक्शन होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की नाक में सूंघने की क्षमता
परमानेंटली खत्म हो गया। फिर से सुन लीजिए, किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति के नाक में सूंघने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गया, वो अपने माइंस में ड्यूटी पीरियड में था, तो क्या इसको सीरियस बॉडी इंजरी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी 5 क्वेश्चन सुने हैं। आपको लगता होगा कि पांचों का उत्तर हम दे सकते हैं, किसी में कंफ्यूजन होगा, बहुत चीज हो सकता है, लेकिन बहुत ही एग्जाम बहुत स्टैंडर्ड क्लास का एग्जाम है और प्रश्न का उत्तर आप सही तभी दे सकते हैं जब उस प्रश्न पर बारीकी से आपकी समझ होगी और उसके आंसर को बारीकी से प्रैक्टिकली रूप से आप समझ पाएंगे, तभी इसका उत्तर आप सही दे पाएंगे। और रेगुलेशन जो है या एक्ट जो है, यह मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बहुत ही विद्वान और एक्सपर्ट लोगों ने लिखा है और जिन्होंने भी इसको लिखा है उसमें राइटर जो है उनको इंग्लिश की बेहतरीन जानकारी है, नो डाउट। वो इंग्लिश के विद्वान आदमी हैं। जो राइटर जो है इसको लिखने वाले, वो निश्चित रूप से इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं और इसको, इस एक्ट को या रेगुलेशन को किसी भी दूसरी भाषा में बारीकी से नहीं समझी जा सकती है। इसको इंग्लिश में भी बारीकी से समझा जा सकता है। इस पर पकड़ बनाने पर इंग्लिश पर पकड़ बनाना आवश्यक है। इसमें आप जो देखते होंगे एक्ट में या रूल में या रेगुलेशन में, इसको सही उत्तर देने के लिए रूल, एक्ट, रेगुलेशन, इसके मर्म को समझना होगा। मर्म मीन्स हर्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट, तत्व, सार। आप यूं कहें कि दूध का मर्म क्या होगा, तो उसके अंदर में जो घी होता है, जो दिखता नहीं है, वो उसका मर्म है। एक जिंदा आदमी और एक मृत आदमी में कोई अंतर नहीं है। लीवर, हार्ट, किडनी दोनों के पास में है, लेकिन एक जिंदा है, उसका जो धड़कन धड़क रहा है वो मर्म है। एक बॉडी जो मरा हुआ बॉडी है, उसके अंदर में सब चीज है, लेकिन वो धड़कन नहीं है। उसके मर्म को समझना पड़ेगा। आप रूल, रेगुलेशन, एक्ट जो पढ़ते हैं उसके बारीकी को समझना होगा, तब जाके हम सही आंसर देंगे। यही सिलसिले में आप पूरे रेगुलेशन में देखिए, विल शब्द का यूज पूरे रेगुलेशन में, एक्ट में कहीं नहीं हुआ है विल शब्द का यूज। उसमें सेल शब्द का यूज हुआ है। उसमें आप देखे होंगे कि ईच शब्द का यूज बहुत हुआ है, एवरी शब्द का यूज हुआ है, एनी शब्द का यूज हुआ है, मे शब्द का यूज हुआ है, ये सब का फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है। और बहुत बड़ा राज है इसमें, जान बचना और जान जाना लीगल एक्शन के तहत, इसमें बहुत बड़ा राज है। हम माइंस एक्ट के बारीकी को ऐसे समझ सकते हैं कि माइंस एक्ट के सेक्शन 18 में आप देखें तो वहाँ ईच वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पीसीसी के लिए, पिट, हेड, बाथ, कैंटिंग एंड क्रैच, इसके लिए ओनर एंड एजेंट ईच भी रिस्पॉन्सिबल, वहाँ पर ईच वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अर्थात क्या है कि ओनर और एजेंट ये दोनों जो है, ईच मीन्स दोनों के लिए यूज हुआ है, ये दोनों जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होंगे, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे और सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पे ईच वर्ड हुआ है। अगर पीसीसी अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, वहाँ पे ईच का इस्तेमाल हुआ है। एजेंट के केस में आप देखें, एजेंट के जो डिफिनेशन में है कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज सच और नॉट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर फॉर, किसके लिए? SMCD, सुपरविजन, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। आप इसको याद रखने के लिए बहुत सुंदर से याद रख सकते हैं कि आप हमेशा यूज करते हैं। SMC सर्टिफिकेट की बात करते हैं, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, वही चीज है, इसमें वो डी भी जोड़ दीजिए। ये 4 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइंस में जितने भी सुपरवाइजरी स्टाफ एंड एबव रहते हैं वो यही 4 चीज करते हैं, सुपरविजन, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। सभी अपने से नीचे वाले को डायरेक्शन देते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सुपरविजन करते हैं। सुपरवाइजर एंड अप लेवल सब यही करते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एजेंट वाला केस में क्या हम देखते हैं कि एवरी पर्सन
अपॉइंटेड एज सच और नॉट। तो वहां पर है एवरी का यूज हुआ है एजेंट के केस में। यहाँ ईच का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एवरी का यूज हुआ है। बहुत ही सटीक यूज हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो खान में जो एजेंट के रूप में नियुक्त हुए हों या नहीं नियुक्त हुए हैं, वो यदि ये काम करने के लिए सुपरविजन, मैनेजमेंट और कंट्रोल, डायरेक्शन ये देने के लिए का काम वो करते हैं, तो वो जो है इस एक्ट के अधीन आएंगे, वो एजेंट कहलाएंगे। तो आप जो है यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड का यूज हुआ है वो यहाँ पे एवरी यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है ईच सिर्फ दो, ईच वर्ड का यूज सिर्फ दो के लिए या उससे अधिक के लिए किया जाता है, लेकिन एवरी का वर्ड का जो यूज किया गया है वो दो से ज्यादा के लिए ही यूज किया जाता है, दो से कम नहीं। तो ऐसे माइंस में बहुत लोग होते हैं, माइंस में जो SMC का काम करते हैं, हेडक्वार्टर से लेकर के नीचे तक बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एवरी वर्ड का यूज किया गया है। इसको हम यहाँ पे ईच वर्ड जो है यूज नहीं कर सकते हैं, एनी वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हैं, एवरी करेंगे ये, क्योंकि ये लीगल वर्ड है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजेंट के डिफिनेशन में एक्टिंग वर्ड यूज हुआ है और एक वर्ड उसी के साथ यूज हुआ है, एक्ट और परपर्टिंग टू एक्ट। तो यहाँ पे परपर्टिंग मीन्स क्या होता है? वेदर सच और नॉट, अपॉइंटेड और नॉट, अपॉइंट हो या अपॉइंट नहीं हो। एक्टिंग और परपर्टिंग टू एक्ट, परपर्टिंग टू एक्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि वो चाहे उनकी नियुक्ति हुई हो एजेंट की या नहीं हुई हो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, एवरी का यूज हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है परपर्टिंग टू एक्ट, परपर्टिंग टू एक्ट का मतलब होता है जो परपर्टिंग मीन्स होता है एक्टिंग करना, जस्टिस के नकल करना, नौटंकी करना, इस तरह के सेंस में परपर्टिंग का आता है। मतलब परपर्टिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओनर के नाम पे आपको कोई धमकी दे, माइंस में आके ओनर के नाम पे आप अगर ऐसे मशीन यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ से कोयला नहीं निकालोगे, तो हम जो है सो ओनर को कंप्लेन करेंगे, ऊपर के अधिकारी को हम कंप्लेन करेंगे। तो हेडक्वार्टर से आके भी डरा के चले जाते हैं। तो वो क्या है, वो तो ना ओनर है, ना एजेंट है, ना मैनेजर है, फिर भी डरा करके चल जाते हैं। तो वही परपर्टिंग जो होता है वही हुआ, एजेंट के डिफिनेशन को कवर करता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि हरका के ओनर के नाम पे हरका के माइंस से चले जाते हैं या आदेश दे के चले जाते हैं, वो एजेंट के डिफिनेशन में कवर होते हैं। आपने मेरे प्यारे दोस्त आप देखे कि एजेंट के केस में आपने एवरी वर्ड का यूज देखा, आज जब पीसीसी, पीट हेड बाथ, क्रैच और कैंटीन के केस में आपने ईच वर्ड का यूज देखा कि ओनर और एजेंट ईच भी रिस्पॉन्सिबल, तो वहां पर ये देखा। और यहाँ आप देखिए ओनर के केस में हम एनी वर्ड देख रहे हैं कि एनर मीन ये ओनर जो है वो कोई भी हो सकता है, अंगूठा छाप हो, पढ़ा लिखा हो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, ओनर कोई भी हो सकता है अपने एक्ट के हिसाब से। और ओनर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो जो स्वामित्व रखता हो वो जमीन का, या इमीडिएट प्रोप्राइटर, उससे प्रोप्राइटर ले लिया हो, मीन्स उससे जो है लिखित रूप में बॉन्ड पर ले लिया हो, या लीजी या उस जमीन को रिटर्न में लीज ले लिया हो, 10 साल, 5 साल, 20 साल का लीज ले लिया हो। लीज वर्ड आप अच्छा से जानते हैं, क्योंकि जमीन का लीज लेके 20 साल 50 साल के लिए लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो या ऑक्यूपायर ऑफ माइन, या उस माइंस का ऑक्यूपायर कर लिया, कुछ नहीं लिया, कब्जा कर लिया जबरदस्ती। जैसे दबंग लोग जो है वो बहुत सारे जमीन को कब्जा कर लेते हैं, मालिक कोई और है, उसने कब्जा करके वहां से मिनरल निकालना शुरू कर दिया, ऑक्यूपायर हो गया। बहुत जगह जो है गैर सामाजिक तत्व जो है, क्योंकि इस वर्ड का ही यूज हम यहाँ पर क्लास में कर सकते हैं, गैर सामाजिक तत्व जो है, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, वो भी सरकारी बहुत सारे संपत्ति को कब्जा करके इलीगल माइनिंग करते हैं, तो वो ऑक्यूपायर कहलाते हैं। अब लिक्विडेटर, आप जो है वो जमीन को कब्जा कर लिए या वो जमीन लीज पर ले लिए, अब वो क्या हो गया कि वो लेने के बाद वो हो गए लिक्विडेटर हो गए। लिक्विडेटर मीन्स बैंकक्रप्ट, मीन्स दिवालिया। वो उनके पास माइंस को चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बैंकक्रप्ट हो गए।
उसने जाके कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया, तो वो जो बैंकक्रप्ट हुआ वो हो गया लिक्विडेटर। और रिसीवर कौन हुआ, तो उसने बैंक में जाके सरेंडर कर दिया कि हम इस लोन को नहीं चुका सकते हैं, या हम इस माइंस को चलाने के हालत में नहीं है, हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं, हम दिवालिया हो गए हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कोर्ट में दे दिया। अब फिर वहां जो कोर्ट से जो रिसीव करेगा उस जमीन को, जो सरकारी कानून के तहत प्रोसेस से जो उस जमीन को रिसीव करेगा, वो जमीन को जो खरीदेगा, डाक होगा, जो भी प्रोसेस से होगा, तो वो जो है रिसीवर है। और माइंस को चलाने के लिए आज के डेट में आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत होता है। मीन्स कॉन्ट्रैक्टर मीन्स पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर के पेटी कॉन्ट्रैक्टर, पेटी के ऊपर पेटी चढ़ा रहता है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्टर भी और सब कॉन्ट्रैक्टर भी, वो दोनों भी ओनर के श्रेणी में आते हैं, जो एक्शन होगा उनके ऊपर भी होगा। बट वो व्यक्ति इस श्रेणी में, ओनर के श्रेणी में नहीं आएंगे जिनको इस जमीन का रेंट चाहिए, जिनको रॉयल्टी चाहिए, या जो गवर्नमेंट एजेंसी या जो एजेंसी इस पर फाइन लेते हैं, वो ओनर के श्रेणी में नहीं आएंगे। एक व्यक्ति और ओनर के श्रेणी में नहीं आएंगे, वो जमीन तो है उनका, उस पर कब्जा तो है उनका, पेपर वर्क तो है, लेकिन वो नॉट इंटरेस्टेड टू टेक आउट मिनरल्स, लेकिन मिनरल जो निकालने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिनरल्स उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति ओनर नहीं होंगे। बट इससे ओनर के डिफिनेशन में जो एक्ट के अनुसार जो कोई एक्शन होगी, उसमें जो उसके जो ओरिजिनल ओनर हैं, जो जमीन भूस्वामी हैं, जिनका जो संपत्ति जो है, जिस संपत्ति पर अल्टीमेट जिनका कंट्रोल है, यानी जो मूल मालिक हैं, वो इंटरेस्टेड रहें, वो इंटरेस्टेड नहीं रहें, उनका कोई जमीन कब्जा कर लिया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको जो है ओनर होने से छूट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एक्ट में। एक्ट जो है ओनर का डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है एक्ट में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। तो माने कुछ भी हो जाए, ओनर को बिल्कुल छूट नहीं है। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, ये लैंड के यानी जमीन के जो मालिक हैं, जो ओरिजिनल मालिक हैं, भूस्वामित्व रखते हैं उस जमीन पे, उनको किसी भी हालत में मुक्ति नहीं है। बट नॉट एक्सेप्ट द ओनर, ओनर को कोई छूट नहीं है। किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या और कोई भी समस्या यहाँ पे पैदा होती है, संवैधानिक समस्या पैदा होती है, तो जो ओरिजिनल ओनर है उनको किसी भी हालत में मुक्ति नहीं होगी। माइंस एक्ट और रेगुलेशन का ये खासियत है कि यहाँ जो ओरिजिनल व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाता है। आप देखेंगे कि माइंस रेगुलेशन के रेगुलेशन नंबर 45 में, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के 45 नंबर रेगुलेशन में लिखा हुआ है स्पष्ट कि असिस्टेंट मैनेजर जो है, मैनेजर के अब्सेंट में चार्ज में रहेंगे। जो मैनेजर की जिम्मेवारी होगी वही असिस्टेंट मैनेजर की जिम्मेवारी होगी, लेकिन उसमें फिर क्लॉज लगा दिया है कि इससे मैनेजर को मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए वही चीज यहाँ पे आप सेक्शन में भी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं, माइंस एक्ट में देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ओनर को मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां पर ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर में देखिए कि सब कुछ होते हुए भी जो है असिस्टेंट मैनेजर की वही ड्यूटी होगी जो मैनेजर की ड्यूटी होगी, लेकिन मैनेजर को उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वहां भी देखिए। अब आइए सेक्शन माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 18 में आप देखिए कि उसमें है लिखा हुआ पीसीसी, पीट हेड बाथ, क्रेच और कैंटिंग से संबंधित है। ओनर एजेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैटर के लिए ओनर और एजेंट रिस्पॉन्सिबल होना, ईच भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन उसी के सब सेक्शन 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल ईच भी रिस्पॉन्सिबल। मीन्स क्या, माने ये स्टैट्यूट के कंप्लायंस के लिए वो तीनों रिस्पॉन्सिबल है, ओनर, एजेंट और मैनेजर, उसके कंप्लायंस के लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल है उसमें भी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो लेजिस्लेशन जो है वो मूल जिम्मेदार व्यक्ति को कभी नहीं बख्शता है। अब आइए सेक्शन 17 के बारे में हम समझे। माइंस एक्ट का सेक्शन 17 मैनेजर से संबंधित है। मैनेजर जो है एवरी पर्सन और एनी पर्सन मैनेजर नहीं हो सकता है। मैनेजर वही होगा जिसके पास
प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होगा। आप लीगली जो माइंस एक्ट माइंस रूल में आप देखते होंगे कि प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का बहुत यूज होता है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है लिखा हुआ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग। प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है जो लीगली लिखा हुआ है, जो संवैधानिक रूप से लिखा हुआ है, जो माइंस एक्ट रूल रेगुलेशन में जो बात लिखा हुआ है उसके तहत जो चीज लिखा हुआ है उस चीज को हम प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं हो सकता है, वो लीगली प्रिस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पर उनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, मतलब जो माइंस एक्ट में उसके लिए क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जो फॉलो करता है कोल माइंस रेगुलेशन 2017। तो 2017 में जो मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है वो हो गया यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो लिखा हुआ है। ये सोल मैनेजर, यहाँ पर ये सोल मैनेजर का मीनिंग होता है कि भारत जो है एकल दाम्पत्य सिस्टम का देश है, यहाँ पर एक पुरुष का एक ही पत्नी होता है। उसी तरह जो है ये सोल मैनेजर का मीनिंग है एक माइंस का एक ही मैनेजर होगा। एक मैनेजर के अंदर में एक से अधिक माइंस नहीं हो सकता है, यानी एक मैनेजर एक ही जिम्मेवारी संभालेगा एकल परिवार की तरह। तो यहाँ पर ये सोल मैनेजर का ये मीनिंग है। लेकिन एक इसमें बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बनता है मैनेजर वाला में, क्या ओनर एक व्यक्ति एक टाइम में ओनर, एजेंट और मैनेजर हो सकता है? क्या एक व्यक्ति अपने आप को एक ही समय में ओनर, एजेंट, मैनेजर जो है ऑथराइज कर सकता है अपने आप को? तो जी हाँ, इस रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी ओनर जो है अपने आप को एजेंट भी ऑथराइज कर सकता है और अपने आप को मैनेजर भी ऑथराइज कर सकता है। लेकिन उसके पास जो है इस एस्टिट्यूट मीन्स इस विधान के हिसाब से उसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि उसके पास मैनेजर का क्वालिफिकेशन है ओनर के पास, तो वो अपने आप को इसके हिसाब से अपने आप को उस माइंस का ओनर, मैनेजर भी नियुक्त कर सकता है, खुद अपने आप को नियुक्त कर सकता है। राइट। और कहता है इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी अधिकारी जो है, कोई भी ओनर या एजेंट मीन्स के जो मैनेजर से ऊपर है, कि मैनेजर को बाईपास नहीं करेंगे। वो नीचे माइनिंग सरदार, ओवरमैन या कोई भी अन्य अधिकारी है, इंजीनियर जो मैनेजर के अंदर में है, उसको मैनेजर को बाईपास मीन्स करते हैं साइड करना। मैनेजर को साइड करते हुए कोई भी आदेश नहीं देंगे एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में वो दे सकते हैं, और इमरजेंसी में यदि देंगे तो वो लिखित रूप से देंगे। एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो आदेश जो है सो लिखित रूप में रहेगा। यदि लिखित रूप में नहीं है तो उस आदेश का मान्यता नहीं होगा, तो वो बाईपास नहीं करेंगे। और यदि ओनर या एजेंट मैनेजर को बाईपास करते हुए कोई आदेश देते हैं तो उस आदेश के लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। ओनर या एजेंट जिन्होंने बाईपास किए हैं मैनेजर को, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। ओनर जो है के बारे में हमने जानकारी लिया, ओनर, एजेंट, मैनेजर सबके बारे में जानकारी लिया। लेकिन ओनर में दो प्रकार के ओनर होते हैं, एक ओनर होते हैं, एक होता है नॉमिनेटेड ओनर। एजेंट में भी दो प्रकार के होते हैं, एक एजेंट होता है और दूसरा होता है डीम्ड एजेंट। पहले हम ओनर को समझे। ओनर को हम तो समझ गए, जो प्रोप्राइटर है, ऑक्यूपायर है, लिक्विडेटर है, रिसीवर है, वो सब चीज हमने समझ लिया है ओनर में। नॉमिनेटेड ओनर क्या होता है कि जहां पर एक ओनर को रखना या होना संभव नहीं है, जहां पर कोई एसोसिएशन, बहुत सारे लोग मिल करके कोई कंपनी बना रहे हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट में तो एक व्यक्ति है नहीं कि उसका एक सिंगल ओनर होगा। तो उस केस में, या कोई लोकल अथॉरिटी का कोई फर्म है या कंपनी है, तो उसमें एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति मालिक नहीं है। तो उस केस में हम ओनर को चुनते हैं, वहां के मैनेजमेंट के द्वारा चुना जाता है ओनर, या कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चुना जाता है। तो जब मैनेजमेंट के द्वारा कब चुनते हैं और कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चुनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि फर्म यदि है तो उसके जितने भी मेंबर हैं सभी ओनर हो सकते हैं, या उसके जो पार्टनर है वो हो सकता है, या वो सब मिल करके एक मैनेजर को रख दिए हैं, वो नॉमिनेटेड ओनर के रूप में फंक्शन कर सकते हैं।
एसोसिएशन में जितना भी इसका सदस्य है सभी मालिक हो सकते हैं, इसके पार्टनर भी मालिक हो सकते हैं, या सभी ने मिलकर एक मैनेजर रख लिए हैं तो मैनेजर ये जो है नॉमिनेटेड ओनर के रूप में फंक्शन कर सकते हैं। कंपनी के केस में कंपनी में खास करके डायरेक्टर होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सभी मिल करके एक डायरेक्टर को चुन देते हैं ओनर के लिए, तो वो जो है वो नॉमिनेटेड ओनर होते हैं और इसका जो है प्रॉपर वे में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रिपोर्ट अथॉरिटी को भेजा जाता है। और गवर्नमेंट यदि है तो जितने भी ऑफिशियल हैं उस डिपार्टमेंट पे सभी ओनर हो सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड जो व्यक्ति हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे फर्म या कंपनी के ओनर हो सकते हैं। तो लोकल अथॉरिटी में भी जितना भी ऑफिशियल हैं सभी हो सकते हैं, और उस लोकल अथॉरिटी जो है उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा या उस लोकल अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज जो ऑफिसर है वो इसके ओनर हो सकते हैं। चलो आखिर इसमें एक ओनर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जिस तरह की ये फर्म, एसोसिएशन, कंपनी, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम का हिस्सा है। इसमें एक व्यक्ति के अंतर में नहीं है, इसीलिए एक व्यक्ति इसका ओनर नहीं हो सकते हैं। ये सभी ऑथराइज या चुने हुए इलेक्टेड या जो भी है सिस्टम से ही बनेंगे और वो ओनर का फंक्शन, नॉमिनेटेड ओनर का फंक्शन करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसा क्यों जरूरी पड़ता है, क्या सभी व्यक्ति ओनर के रूप में फंक्शन करें तो क्या दिक्कत है? एसोसिएशन है सभी व्यक्ति रहे ओनर, गवर्नमेंट सेक्टर है उसके जितने डायरेक्टर हैं सब ओनर रहे, तो ऐसा एक्चुअली जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई एक बॉडी बाहर के बॉडी कैसे सारे आदमी के नाम से कैसे पत्र भेजेगा, ये समस्या होगा। जिम्मेवारी को कैसे पार्टिकुलर रूप में हैंडल किया जाए, इसमें प्रॉब्लम होगा। और सारे लोग जो ये सब सिस्टम में हैं, तो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति को हम चुन देते हैं, नॉमिनेटेड ओनर बना के नियुक्त कर देते हैं, तो सारे समस्या का इनके माथा पर हमने मठ दिया है, मठाधीश इनको बना दिए हैं, यानी सारे लोग मौज में रहेंगे, बलि का बकरा ही नॉमिनेटेड ओनर बनेंगे। तो बड़े बड़े फॉर्म, एसोसिएशन जो भी है नॉमिनेटेड जो ओनर बनाया जाता है वो बिल्कुल बलि का बकरा है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सारे समस्या सारे लोग इंजॉयमेंट करेंगे और जो भी समस्या आएगा वो इनके सर पे आएगा और जेल जाने की जरूरत होगी तो ये नॉमिनेटेड ओनर जाएंगे। तो ये बहुत होशियारी से बनाया गया एक सिस्टम है जो मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाया जाता है। जिस प्रकार हमने देखा कि ओनर और नॉमिनेटेड ओनर, उसी तरह एक एजेंट और डीम्ड एजेंट भी होते हैं। एजेंट का मतलब तो आप समझ चुके हैं, ओनर के द्वारा ऑथराइज हो या नहीं हो। SMCD यानी क्या, सुपरविजन, कंट्रोल, मैनेजमेंट और डायरेक्शन के काम करते हैं, एजेंट है। तो यहाँ ये डीम्ड एजेंट कहाँ से आ गया, तो डीम्ड का हिंदी मीनिंग होता है माना हुआ। ये एजेंट जो है वो एजेंट वास्तव में नहीं है, ये माना हुआ एजेंट है कि व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं बनाइएगा तो सिस्टम कैसे चलेगा। इसीलिए ओनर जो है बहुत ज्यादा काम रहने से कुछ व्यक्ति को वो डीम्ड एजेंट के रूप में नियुक्त करता है। मीन्स डीम्ड मीन्स होता है माना हुआ, एजेंट मीन्स एजेंट, तो माना हुआ ये एजेंट है। तो डीम्ड एजेंट जो है इस दोनों में क्या है, क्या तो ये राइटिंग में इनकी नियुक्ति होती है या नियुक्ति नहीं भी हो सकती है, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं होती है, डीम्ड एजेंट की नियुक्ति नहीं होती है, ये ऑथराइजेशन है। दोनों में यही अंतर है, ये ऑथराइजेशन है। ये ओनर जो है बहुत सारे काम होने के से वजह से यदि काम में डिफिकल्टी है, प्रोग्रेस उनके हिसाब से नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो डीम्ड एजेंट को ऑथराइज करते हैं। डीम्ड एजेंट जो ऑथराइज होता है उस ऑथराइजेशन लेटर पे उनका नेम, डिजिग्नेशन और किस पर्पस के लिए उनको ऑथराइज किया हुआ है यह उस पर स्पष्ट रूप में लिखा रहता है। उनको क्या जिम्मेवारी दी गई है वो भी लिखा रहता है। तो डीम्ड एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, तो आप अगर देखें तो अपने कोलियरी लेवल से ऊपर देखें तो आपको दिख रहा है एजेंट। तो डीम्ड एजेंट कौन होगा, एरिया सेफ्टी ऑफिसर डीम्ड एजेंट हो सकते हैं, GM डीम्ड एजेंट हो सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर डीम्ड एजेंट हो सकते हैं, जिनको भी ओनर जो है ऑथराइजेशन देंगे डीम्ड एजेंट के लिए। ये GM डीम्ड एजेंट हो सकते हैं, तो वो सब जो है डीम्ड एजेंट हो सकते हैं। और डीम्ड एजेंट का भी रेगुलेशन के हिसाब से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है और इनके ऊपर भी रेगुलेशन और एक्ट जो है सो नज़र रखता है। ये डीम्ड एजेंट हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
माइंस एक्ट से सभी को डर लगता है। इसका वजह यही है कि माइंस एक्ट के अधीन आदेश को पालन नहीं करने से जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन ये एक्ट जो है 22 एंड 22A ये सबसे खतरनाक एक्ट है। इसमें जुर्माना भी होगा और जेल भी होगा, दोनों का प्रावधान है। इसीलिए माइंस एक्ट 22 और 22A से सभी डरते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें जुर्माना भी है, जेल भी है। जुर्माना दे के सिर्फ बच नहीं सकते हैं, आपको दोनों फेस करना होगा। इसीलिए इससे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बहुत कम है। थोड़ा सा समझ ले तो हमको समझ में आ जाएगा कि हर बात घबराने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा समझ लें कि दोनों में, याद करने के पर्पज से थोड़ा समझ लें कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक 22 है, एक 22A है। अब हमारे ही माइंस में, या मान लीजिए किसी अगल बगल में माइंस में, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, आप समझने की प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे कि इंस्पेक्टर साहब DGMS से आए और सेक्शन 22 लगाकर चले गए। अब मैनेजर साहब परेशान हैं, वो तुरंत GM साहब को फोन करते हैं कि सर ये तो सेक्शन 22 लगा दिया। और GM साहब के रैंक में जाते जाते व्यक्ति टेक्निकली और लीगली रूप से मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो GM साहब पूछे, मैनेजर साहब से पूछे कि ये 22 जो लगा है, इसे 22 मैंने क्या 22 लगाए, 22 लगाए कि 22A लगाए। तो मैनेजर साहब हड़बड़ा गए थे, वो बता नहीं पाए कि क्या लगाए। तो उन्होंने बोला कि आप पहले देखिए कि कौन सा लगाए हैं, परेशान होने की बात नहीं है, हम हैं, आप देखिए कि कौन सा लगाए हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको जो माइंस में जो लगाया गया है सेक्शन, वो 22 लगाया गया है कि 22A लगाया गया है। यदि 22A लगाया गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ए से आप एक वर्ड बना लीजिए, अभयदान। अगर 22A है, ए मतलब अभयदान, मीन सोचिए आपको DGMS ने और इंस्पेक्टर साहब ने आपको अभयदान, आपको जीवन दान दे दिया, अभयदान दे दिया। इसको आप याद रखेंगे, ए से अभयदान। अगर ए लगा हुआ है तो कोई खतरा की बात नहीं है। अब आप आइए कि 22 लगा हुआ है तो खतरा की बात स्वाभाविक है। लेकिन इसमें भी जितना हम लोग समझते हैं उतना खतरा की कोई बात नहीं है। अगर 22 के 1 अगर लगा हुआ है या 1A लगा हुआ है तो कोई खतरा की बात नहीं है। इसमें क्या होता है, ये वास्तव में है क्या, 22 रियल में है क्या, ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर है। डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगेंस्ट एग्जिस्ट, मतलब कि किस प्रकार का माइंस में डेंजर है, चाहे ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड है, किस प्रकार का डेंजर है, ये हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे रेगुलेशन में, एक्ट में कहीं भी ये स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं है। तो डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगेंस्ट एग्जिस्ट, मतलब ये डेंजर जो है ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, तो उस केस में हम 22 लगाते हैं। तो डेंजर लिखा हुआ नहीं है तो स्वाभाविक बात है हम माइंस में उसको पालन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन डेंजर है, अगर ओपिनियन ऑफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस इज इन डेंजर, देन ही विल अप्लाई दिस टाइप ऑफ सेक्शन। तो इसमें क्या है कि बहुत ही होशियारी से इसको बनाया गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको DGMS क्या देते हैं, सबसे पहले कि अगर उनके ओपिनियन में पिलर का छटाई आप ज़्यादा कर दिए हैं, या बेंच का हाइट बहुत ज़्यादा है जिससे खतरा हो सकता है, या माइंस में जो हमारे इंस्टीट्यूट में है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ ऐसा मिल गया जो पहले से लिखा हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको नोटिस देते हैं और बताते हैं कि उस डेंजर को कैसे हटाया जाएगा, चाहे अंडरग्राउंड का केस में हो या ओपन कास्ट में केस को। एक नोटिस में सूचना, घबराने की कोई बात नहीं, हमको नोटिस देते हैं और उपाय बताते हैं। दूसरा केस में अगर हम उस नोटिस पर हम नहीं कर पाते हैं उस काम को, तो वो ऑर्डर देते हैं और उस सेक्शन को जो है बंद कर देते हैं, उस सेक्शन को तत्कालिक बंद कर देते हैं और बोलते हैं और एडवाइस देते हैं कि उसको क्या करने से वो ठीक होगा। तो उसमें भी हमको ये ऑर्डर से भी, 2 नंबर के ऑर्डर से भी बहुत डरने की बात नहीं है कि मामूली सा उस सेक्शन को बंद करता है, बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन सबसे जो घबराने की बात है, सेक्शन 22 के 3 नंबर है, ऑर्डर मिलेगा और इसमें देखिए जहां पर कम समस्या है
वहाँ पर तो डीजीएमएस आपको, इंस्पेक्टर साहब ने आपको एडवाइस दे दिए हैं कि आपने जो है डेंजर को हटाने के लिए क्या क्या करिए। ये 3 नंबर में ऑर्डर दे के सीधे प्रोहिबिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आदमी को वहाँ पर बिल्कुल बंद कर देते हैं, और तीसरा नंबर में कोई एडवाइस आपको नहीं मिलता है, ठीक ना। तो ये किस केस में ऐसा होता है कि आपको बंद कर देंगे? मान लीजिए कि वो डीजीएमएस मैंने इंस्पेक्टर साहब के इंस्पेक्शन में फेस में अचानक 4% मीथेन मिल गया, तो उस समय नोटिस देने से काम चलेगा? आप बिल्कुल बोलेंगे कोई नहीं चलेगा। तो 4% 5% उनको अगर फेस में मीथेन मिल गया तो ये बहुत ही डेंजर है कि विस्फोट हो सकती है, आग लग सकता है। तो कहीं न कहीं सोर्स ऑफ मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा और विस्फोट होने की प्रबल टेंशन है। तो इस केस में डीजीएमएस जो है हमारे पावर, ये इंस्पेक्टर का यह पावर है कि वो हमारे माइंस को इमीडिएट, अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर शो करके, ये जो है अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर है, और इस केस में हमको ऑर्डर देके मेन पावर को प्रोहिबिट कर देंगे। तो मेन पावर का जो प्रोहिबिट मेन पावर रोक देंगे, तो इस केस में ये भी है कि उस आदमी जो काम करना उस माइंस में बंद कर दिया तो उसका पेमेंट कैसे होगा, इसके लिए भी ये एक्ट जो है चिंता किया है। ये एक्ट सबके हित में है, वर्कर्स के भी हित में है और ऑफिसर्स के भी हित में है। तो इसमें ये चर्चा किया हुआ है, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया हुआ है कि जो मेन पावर को आपने रोक दिया काम करने से, वो मेन पावर को पूरा वेज देना होगा, उस कंपनी को, उस खान मालिक को पूरा वेज देना होगा। और इसमें थोड़ी सी प्रोवाइडेड डेट लगा दी है कि अगर उसको कोई वेज तो पूरा दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सभी लोगों को वेज तो पूरा दिया जाएगा, लेकिन उसको कोई भी अल्टरनेटिव जॉब दिया जा सकता है। यह आपके पास पावर है। उसका डिजिग्नेशन यदि एसडीएल ऑपरेटर है तो यहाँ पर ये माइंस मैनेजर के पास या ओनर के पास पावर है कि वो एसडीएल ऑपरेटर को छोड़ के कोई भी काम दे सकता है। यह पावर है। माइंस एक्ट में यह स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा काम देगा। आप चाहें तो उससे कोई भी छोटा से छोटा काम भी उससे लिया जा सकता है और किसी भी प्रकार का उससे काम लिया जा सकता है इस पीरियड में, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट को मीन्स उस एम्प्लॉय को फुल पेमेंट देना होगा। तो हम देखते हैं सेक्शन 22, जो डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगेंस्ट एग्जिस्ट अर्जेंट और इमीडिएट डेंजर के केस में हम ऑर्डर देके मीन्स इंस्पेक्टर साहब ऑर्डर देके माइंस को बंद कर देते हैं और एम्प्लॉय को हम दूसरा काम दे सकते हैं, लेकिन फुल पेमेंट हमको देना होगा। और इसको ऑर्डर मिलने के ये जो है सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 के अनुसार ऑर्डर मिलने के बाद ओनर, एजेंट, मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर के पास 10 दिन में अपील कर सकते हैं कि हमको जो है हमारे विचार से जो ये ऑर्डर दिया गया है इससे हम सहमत नहीं हैं, इसमें ऐसा हो सकता है। वो अपनी उपाय के साथ रख सकते हैं बात, और हम वो चीफ इंस्पेक्टर से अपील कर सकते हैं कि इसमें हमको छूट दिया जाए, या इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है जैसा बंद कर दिया गया है माइंस को, इसमें हमको छूट दिया जाए, या हमको इस जो ऑर्डर दिए हैं इसको निरस्त किया जाए। तो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उसको निरस्त कर सकते हैं उस अपील को, या वो निरस्त नहीं भी कर सकते हैं। तो वो जो है तो इस कंडीशन में जब निरस्त नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में वो चीफ इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका पेपर भेजेंगे और 20 दिन के अंदर में ओनर, एजेंट, मैनेजर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं इसको लेके, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इस मामला को जो है सेक्शन 12 के अधीन, माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अधीन बने कमेटी के पास में इस मामला को भेज देगी, और वो कमेटी चाहेगी तो इस ऑर्डर को निरस्त कर सकती है, इस पर कुछ आंशिक रूप से छूट दे सकती है, और जब तक यह फैसला नहीं कमेटी कर देगी तब तक जो इंस्पेक्टर ने आदेश जो दिया है इसको बंद करने का और जो शर्तें इस पर रखी है वो इस पर यथावत लागू रहेगा। सेक्शन 22 बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, और खास करके डेंजर भी है। इंटरेस्टिंग इस मायने में है कि इसमें भी पावर, इंस्पेक्टर का पावर है, पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केस। तो इसमें इंस्पेक्टर का पावर है कि अगर वो उनके ओपिनियन में कोई ऐसा डेंजर है जिससे उसमें काम करने व्यक्ति को खतरा हो सकता है, जान जा सकता है, तो उस कंडीशन में
वो उस काम को ठीक करने के लिए वो ओनर एजेंट मैनेजर को नोटिस देते हैं और टाइम पीरियड देते हैं कि 3 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर में वो जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर ओनर एजेंट मैनेजर 2-3 महीना के अंदर में जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस पीरियड में उस डेंजर को, चाहे अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, पिलर की चिराई हो, वेंटिलेशन हो, या किसी अन्य प्रकार के रूफ कंट्रोलिंग हो, ओपन कास्ट में बेंच हाइट हो, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है। और जैसे आप ले सकते हैं कि ओपन कास्ट में ड्रिल मशीन चल रहा है, उसमें जो है डस्ट सेपरेशन सिस्टम नहीं लगा है, वाटर स्प्रेइंग सिस्टम नहीं लगा है, तो उस केस में वो हमको नोटिस देते हैं, बोलते हैं ओनर एजेंट मैनेजर को 3 महीना के अंदर में उस ड्रिल मशीन में आप वाटर स्प्रेइंग सिस्टम जो है सो लगाइए, डस्ट कंट्रोल सिस्टम लगाइए। और वो 3 महीना में ओनर एजेंट मैनेजर यदि डस्ट सेपरेशन सिस्टम या वो जो उस प्रकार के डेंजर को हटाने के लिए में फेल हो जाते हैं, तो ये जो है ये इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है, ये अगर ये चाहें और इनसे अगर रिक्वेस्ट की जाए तो इनके ओपिनियन में है कि कुछ और समय देने से वो काम ठीक हो सकता है, तो ये समय बढ़ा देंगे, फिर अगेन जो है सो ये टाइम बढ़ा देंगे। फिर अगर उस पीरियड में नहीं होगा तो फिर ये टाइम बढ़ा देंगे। इस एक्ट में यह लिखा हुआ नहीं है कि कितने बार बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला इंटरेस्टिंग एक्ट है। यदि काम नहीं हो पाता है तो कितने भी बार उनसे टाइम जो है सो हम बढ़ा सकते हैं, ये उनसे रिक्वेस्ट करके, अपील करके हम टाइम एक्सटेंशन करवा देंगे। और ये ओपिनियन ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, उनको यह ओपिनियन है कि ये काम ओनर एजेंट मैनेजर जो है इस प्रकार के डेंजर को दूर करने के लिए काम नहीं कर सकते हैं, जो सेफ्टी और हेल्थ के लिए डेंजर है, तो वो ऑर्डर देके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर देंगे। तो उस केस में ऑर्डर देंगे और एम्प्लॉयमेंट मेरा बंद हो जाएगा। और बाकी जब एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा तो उस आदेश में ये भी लिखा होगा कि जितने भी वर्कर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको फुल वेजेस देना होगा, और बाकी 22 के तरह ही बाकी सब लागू होगा। तो फुल वेजेज उनको मिलेगा, लेकिन कंपनी कोई अल्टरनेट जॉब उसको दे सकती है। फिर इसमें केस है कि ओनर एजेंट मैनेजर 10 दिन के अंदर में, ऐसे ऑर्डर मिलने के 10 दिन के अंदर में चीफ इंस्पेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। अपील में चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उस आदेश को निरस्त कर सकते हैं या उसमें कुछ छूट दे सकते हैं, कुछ वो अपने द्वारा लगाए गए शर्तों के साथ। यदि वो निरस्त नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में उसका रिपोर्ट वो चीफ इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। 20 दिन के अंदर में ओनर एजेंट मैनेजर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी को देंगे, और कमेटी चाहेगी तो उस आदेश को निरस्त कर सकती है, उसमें छूट दे सकती है। जब तक निर्णय न हो तब तक के लिए उसमें छूट दे सकती है। और यदि कमेटी अंतिम निर्णय होने तक कोई छूट नहीं देगी तो जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो इस पर आदेश डाल दिए हैं वह आदेश यथावत रहेगा, उसको कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। कमेटी के अंतिम फैसला आने तक जो आदेश इस पर, जो ऑर्डर इसके पर लगा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ, ये बंद करिए, तो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट का जो ऑर्डर दे चुके हैं तो वो काम यथावत बंद रहेगा। इसमें तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली हम ये समझेंगे यहाँ पे कि 22 में जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर के पास जो पावर है एम्प्लॉयमेंट को बंद करने का, वो डेंजर जो है वो रेगुलेशन, रूल, एक्ट कहीं भी स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हम इसमें 22 के ए में तो जिस प्रकार का भी डेंजर है माइंस में, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट को, माने कि आदमी जो काम करता है उसको बंद किया गया है ऑर्डर के द्वारा, ये सारे चीज़ लिखा हुआ है हमारे रेगुलेशन में, रूल में, एक्ट में। वो चीज़ लिखा हुआ है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद ओनर एजेंट मैनेजर इस तरह की भूल करते हैं या किसी कारणवश उसको पालन करने में अक्षम है, तो वो सारी चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है, तो उस पर ये 22A लागू होता है। ये कोई खतरनाक नहीं है। इसमें आपने देखा है कि हमको नोटिस मिलेगा, नोटिस में टाइम मिलेगा, नहीं कर पाएंगे तो उस नोटिस का एक्सटेंशन ले सकते हैं, फिर नहीं कर पाएंगे फिर एक्सटेंशन ले सकते हैं, फिर नहीं कर पाएंगे
फिर उनसे अपील करके फिर एक्सटेंशन ले सकते हैं। कितना बार एक्सटेंशन ले सकते हैं, ये चीज़ 22A में नहीं लिखा हुआ है। और उनके ओपिनियन में लगेगा कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं, ओनर एजेंट मैनेजर उस डेंजर को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फाइनली ऑर्डर दे करके प्रोहिबिट कर देते हैं एम्प्लॉय। ये चीज़ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में महत्वपूर्ण रूप से एक्ट के बहुत सारे पार्ट को हमने शामिल किया है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप मैनेजरशिप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पास करने के बाद भी जिम्मेवारी रहेगी, तो इस जिम्मेवारी का निर्वहन जिम्मेवारी के साथ हम करें। थ्रू आउट स्टडी करिए, और जब भी वीडियो सुनिए तो आपके पास में बुक भी होनी चाहिए। रिवीजन जो है एक ही साथ आपका सुनेंगे भी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप जरूर 100 अध्याय करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है, और हम आपके सफलता के लिए कामना करते हैं ईश्वर से। और तब तक आराम नहीं करना है जब तक आप पास न कर जाएं। थैंक्स।